नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं जो हमारा देश उपनिवेश रहा है अंग्रेजों का, लगभग 190 सालों तक उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने हर 10 सालों में 5 सालों में नए नए रूल बनाए, हमारे ऊपर लागू कर दिए, जिनमें देश शासन भी शामिल है, रेतवाड़ी व्यवस्था शामिल है, मालवाड़ी व्यवस्था शामिल है, टैक्स शामिल है, जो कर लगाए गए, जो भारतीय कपड़ा था या भारतीय जो अ, व्यापार जो भारतीय लोगों के द्वारा किया जाता था, जिसमें रेशम हो गया, सूती कपड़े हो गए, रेशमी कपड़े हो गए, मसाले हो गए, वो जब ब्रिटेन में ले जाए जाते थे तो 70% 80% टैक्स लगा दिया जाता था। इन सब की हमने चर्चा की है और काफ़ी गहराई से चर्चा की है। अब जाके हमारी पिछली क्लास से देख सकते हो। आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे, हमारा देश विनिर्माण की ओर जा रहा, सॉरी वि औद्योगिकरण की ओर जा रहा था। मतलब पहला देश था दुनिया का भारत जो वि औद्योगिकरण की ओर लौट रहा था, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। और आज हम आगे बढ़ते हैं। हम एक अंग्रेज अधिकारी का नाम लिखते हैं और हम बताते हैं आपको कि हालत क्या हो गई थी। तो शुरू करते हैं। व्यक्ति का नाम था विलियम डिग्बी। इस व्यक्ति ने बताया है कि भारत जो है दुनिया का जो 25% इकोनॉमी रखता था। मतलब कि अगर 100 रुपये पूरी दुनिया में आ रहे हैं तो भारत 25 रुपये का योगदान भारत का है उसमें, अगर हम इकट्ठे कर रहे हैं तो यहाँ पे समझना एक चीज को। विलियम डिग्बी हमको बताते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, पॉइंट काफी गहराई वाला है तो ध्यान से सुनना। 19वीं सदी की शुरुआत के अंदर विलियम डिग्बी कहते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में, जो भारत दुनिया में व्यापार किया करता था, जो पक्का माल तैयार करता और उसको बेचता था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, समझना यहाँ पे 1813 तक भारत व्यापार किया करता था, या करता था। 1813 तक की हमने बात की कि 1813 तक भारत पूरी दुनिया में पक्के माल का व्यापार किया करता था। कहाँ तक? 1813 तक। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1757 से 1813 तक भारत कच्चे माल का, पक्के माल का व्यापार किया करता था, और उसमें पक्का माल जो शामिल था, विलियम डिग्बी के द्वारा ये बात कही जा रही है, जो अंग्रेज अधिकारी था। देखो, अंग्रेजों के द्वारा ही बात की जा रही, तो बात सही होगी, समझना। सूती कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा हो गया, या फिर मसाले हो गए। सूती कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा या मसाला हो गए। लेकिन अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से, अंग्रेजों के द्वारा दंडनीय प्रथा लागू करने से, बुनकरों का शोषण करने से, किसानों का शोषण करने के कारण हम 1813 से लगाकर 1857 तक, ठीक है, अभी यहाँ पे समझना इस चीज को, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाले हम निर्यात कर रहे हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर निर्यात कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि भारत से पक्का माल तैयार हो रहा था और पूरी दुनिया में जा रहा था। लेकिन 1813 से लगाकर 1857 तक कपास, रेशम, हम कपास निर्यात कर रहे थे, हम रेशम निर्यात कर रहे थे, हम मसाले निर्यात कर रहे थे। और कहाँ पे कर रहे थे ये सारी चीजें? हम कर रहे थे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। मतलब हमारा देश भारत
जो था वो 1757 और 1813 के बीच अंग्रेजों की हम बात करें, अंग्रेजों के शासन की, तो भारत पक्का माल का व्यापार किया करता था। सूती कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा हो गया, मसाले हो गए, और हमने इसकी चर्चा भी की थी आपके साथ। हमने आपको बताया था जो वाणिज्य भारत था हमारा, उसके अंदर कैसे इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटेन की सरकार है उसने भारतीय कपड़ा पहनने पे भी जुर्माने लगा दिए थे। वहाँ पे जो भारतीय कपड़ा था उसको बैन कर दिया गया ताकि ब्रिटेन का कपड़ा जो है वो बिके। भारतीय कपड़ा को बैन कर दिया क्योंकि भारतीय कपड़े के लोग दीवाने हो चुके थे, और वो दौर था ये वाला। लेकिन आगे चल के 1813 से 1857 तक कपास, रेशम, मसाले ब्रिटेन के अंदर उन सारी चीज़ों को बैन कर दी। मतलब कि अब भारत क्या है, 57 तक का कपास, रेशम, मसाले, मतलब सारा जो व्यापार था वो तहस नहस हो गया भारत का। अब ब्रिटेन के अंदर कच्चा माल भारत बेच रहा था, तो ब्रिटेन के अंदर कच्चे माल का निर्यात कर रहा था। तो यहाँ पे समझना, ये जो कब हुआ, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि विउद्योगीकरण की शुरुआत भारत के अंदर हो रही थी। इसका अर्थ होता है, एक बार वापस समझ लेते हैं, मतलब भारत व्यापार कर रहा है दुनिया के अंदर। अब भारत व्यापार में पिछड़ चुका है, वो तहस नहस हो चुका है, वो वापस खेती की ओर लौट रहा है। मतलब एक औद्योगिकरण से वापस खेती की ओर लौटना। होना तो ये चाहिए कि विकासशील देश है तो वो निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सारा कच्चा माल इंग्लैंड में जा रहा था, तो इसके कारण भारतीय जो व्यापार था वो ठप हो गया, तहस नहस हो गया, और लोग वापस खेती की ओर लौटे। तो भारत के अंदर भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मतलब कि औद्योगिकरण से वापस खेती की ओर लौटना। ठीक है, तो इसको कहते हैं भी औद्योगिकरण की शुरुआत। और इस भी औद्योगिकरण के कारण समझना, यहाँ पे भी औद्योगिकरण के कारण 1858 से लगाकर 2.8 करोड़ लोग 1858 से लगाकर 1900 के बीच 2.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जान गई थी। और ये किसने कहा? विलियम डिग्बी ने कहा है। इतना कुछ बताने के बाद, और ये क्यों हुई थी मौतें? जब भारत के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाया जा रहा, तो भारत तहस नहस हो रहा था, वहां पे उसका व्यापार ठप हो रहा था। भारत के पास जो पूंजी थी खत्म हो रही थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब यहाँ से 1857 के बाद से, और एक एक्ट आएगा 1835 में, चार्टर्ड एक्ट, वहां पे खुली छूट दे दी जाएगी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को कि आप जो भी उगाना चाहें, जो फसलें उगाना चाहें आप उगवा सकते हो, और भारतीयों के द्वारा जबरदस्ती नहीं लगवाई जाएगी। इसकी चर्चा आगे करते हैं, लेकिन एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। एक दो पॉइंट हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारा देश भारत है जो पहले निर्यातक था, लेकिन अब क्या हो गया, वो आयातक देश बन गया। मतलब कि ब्रिटेन से पक्का माल खरीद रहा था, लेकिन एक चीज का वो निर्यात कर रहा था। समझना, एक चीज का नहीं, बहुत सारी चीजों का निर्यात कर रहा था, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा है वैसे भी ये। अब समझना है यहाँ पे, भारत दो पॉइंट हम लिखते हैं। एक तो भारत 1813 के बाद, 13 के बाद, ठीक है, ये लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं।
भारत 1813 के बाद एक होता है कि निर्यात, और एक पॉइंट है हमारा फसलों का व्यवस्थीकरण। एक है निर्यात, एक है फसलों का व्यवस्थीकरण। इसको ध्यान से समझना। फसलों का व्यवस्थीकरण मतलब कि अंग्रेजों ने जो अनाज वाली फसलें उगती थी वो फसलों को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ नील उगाइए। तो आगे समझते हैं इसको, देखना लेकिन निर्यात वाला पॉइंट देखना है यहाँ पे। रेशम, कपास, अफीम, ठीक है, नील, तिलहन, मसाले। ये चीजें जो भारत से निर्यात हो रही थी, इंग्लैंड में जहाँ भेजी जा रही थी, ये सारी चीजें जो थी भारत से भेजी जा रही थी। आगे हम आपको बताएंगे, आगे टॉपिक है अकाल। जब पढ़ेंगे हम तब आपको बताएंगे कि भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था और यूरोप के अंदर भारी मांग थी। अंग्रेजों ने जो अनाज था हमारे देश का वो यूरोप में भेज दिया था। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा कमाना था, और भारतीय लोगों से क्या मुनाफा कमाएंगे, यहाँ पे तो फ्री में बांटना था, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है तो फ्री में बांटना पड़ेगा। लेकिन यूरोप के अंदर काफी भारी मांग थी, तो ये तिलहन जो दालें होती है ये यूरोप में भेज दी गई, अनाज यूरोप में भेज दिया गया था। तो ऐसी हालत हमारी हो रही थी। तो निर्यात जो कर रहा था भारत, वो ये कर रहा था मतलब कि कच्चा माल, कच्चे माल का निर्यातक देश बन के रह गया। अब यहाँ पे समझना है इसी चीज को। ये जो नील की हमने बात की है, 1835 में चार्टर एक्ट आया था। जब आप संविधान पढ़ते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें आपको चार्टर एक्ट मिलता है। तो आप पढ़ना उसमें 1835 का। और 1835 में आप देखना कि नील को लेकर क्या बात कही गई है। खुली छूट दे दी गई कंपनी को। खुली छूट दे दी गई कंपनी को कि आप जाओ और फसलें उगवा सकते हो। तो यहाँ पे जबरदस्ती नील की फसलें उगाई गई। और किससे उगवाई गई? तो लिख सकते हैं हम कि खुली छूट नील। उगवाई बंगाल, बिहार, बंगाल बिहार के जो किसान थे उन किसानों से जबरदस्ती नील की फसलें उगाई गई। और अगर जहाँ पे भी नील की फसलें उगाई जाती थी वहां पे मान के चलिए कि वो जमीन बंजर हो जाती थी, क्योंकि जड़ें काफी बड़ी होती थी, पेड़ काफी ठीक था। तो वहां पे वो जमीन बंजर हो जाती थी और आप दूसरी फसलें वहां पे नहीं ले सकते थे। सिंपल सी बात है। और आज का जो दौर है, मशीनी दौर, वहां पे उस वक्त वो नहीं था, तो खेत को इतना जल्दी वापस तैयार भी नहीं किया जा सकता था। तो बंगाल के किसानों, बिहार के किसानों से जबरदस्ती नील उगाई जाती है। और आगे चलकर 3/20 भाग लागू कर दिया गया। 3/20 भाग लागू कर दिया गया कि मतलब कि 20 में मतलब 3/20 का तीसरा भाग आपको वहां पे फसल और नील उगानी ही है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई। तो ये फसलों का व्यवस्थीकरण किया गया, और इसके चलते ये अकाल का एक कारण बन जाता है भारत में। हुआ क्या था देखना। जैसे किसी क्षेत्र में कम बारिश हुई, किसी क्षेत्र में कम बारिश हुई, तो वहां पे एकदम से अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास अनाज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जबरदस्ती नील उगाई जा रही है। तो भारत 1813 के बाद में निर्यात क्या कर रहा था, चीजें ये, और फसलों का व्यवस्थीकरण जिसमें अफीम उगवाई जा रही थी, नील उगवाई जा रही थी। तो यहाँ पे अफीम भी लिख देना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, उसको लिख लेना। यहाँ पे देखो, इसमें भी समझ लेना, उसमें भी समझ लेना। तिलहन, मसाले, कपास, रेशम, अफीम, नील, हर एक चीज जिसकी जरूरत यूरोप में है, हर एक वो चीज जिसकी जरूरत यूरोप में। यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार है। आज जब आप देखते हो रसिया, एशिया, रूस, एशिया, सारी चीजें एक ही थी, यूरोप हुआ करता था। तो यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार था, भारत से भी बड़ा बाजार था। और उस बाजार में तिलहन की जरूरत थी, वो तिलहन भारत से जा रही थी। उसमें मसालों की जरूरत थी, तो वो मसाले भारत से जा रहे थे। रेशम की जरूरत थी, कपास की जरूरत थी, अफीम की जरूरत थी। और अफीम की चर्चा तो हमने की भी है कि चीन में अफीम जाती थी तो चीन से चाय मिलती थी, वो चाय ब्रिटेन पहुंचती थी और ब्रिटेन से वो यूरोप में उसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो भारतीय सिर्फ ब्रिटेन का व्यापार चलाने के लिए, वहां का धंधा चलाने के लिए एक मजदूर बन गए थे बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। तो समझना है यहाँ पे। तो निर्यातक देश तो ये तो आपने समझ लिया। ये जो है, ये तीन कठिया कर, इसको तीन कठिया कर बोला जाता है। तीन कठिया कर शोषणकारी प्रथा थी, ये शोषणकारी प्रथा थी। तो यहाँ पे लिखने के बाद एक पॉइंट लिखना, और वो पॉइंट है कि जैसे एक एग्जाम्पल समझना। हमारा देश भारत है और ढाका हमारे देश का एक मैनचेस्टर कहलाता था। पूरब का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो ढाका को कहते हैं। अब भारत के अंदर कोई कच्चा माल है तो वो ढाका भेजा जाएगा, तो वहां से कपड़े तैयार होंगे, रेशमी कपड़े तैयार होंगे। अगर नील उगाई जा रही है भारत के अंदर तो ढाका में भेजी जाएगी, तो वहां से उन कपड़ों को रंगा जाएगा। लेकिन वो नील ब्रिटेन में भेजी जा रही थी, क्यों? ताकि ब्रिटेन में जो मशीनों से कपड़े तैयार हो रहे हैं उनको रंगा जा सके। अब मशीन से कपड़े तैयार हो रहे हैं तो कपड़ों की मात्रा काफी ज्यादा है, तो ज्यादा नील की आवश्यकता होगी। तो भारतीयों के द्वारा यहाँ से नील को उगवाई जा रही थी। उसके लिए 3/20 भाग लागू कर दिया गया, इसका अनुबंध कर दिया गया कि उगाना ही है और कोई रास्ता नहीं है। तीन कटिया का शोषणकारी करता होने के बाद अब आगे समझना इस चीज को। जो लाइन हम बोलने की लिखने की कह रहे हैं उसको लिखना कि मैनचेस्टर हो गया या लंकशायर हो गया, ये ब्रिटेन की जो मिलें थी, इनमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को रंगने के लिए, वहां पे कपड़े बनाने के लिए भारत से कच्चा माल वहां पे जा रहा था, या नील वहां पे भेजी जा रही थी। ये लाइन लिखना, फिर आगे चलते हैं। तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समझना आप एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कमेंट कर देना हमको कि हाँ आ गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी, और वो ट्रेन अंग्रेजों के द्वारा ही चलाई गई थी। वो 1855 में, 1853 में चलाई गई थी। तारीख जो थी वो थी 16 अप्रैल। और भी देख लेना एक बार। 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन चलाई गई थी, पहली भारतीय रेलवे। ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन थी ये, पहली पैसेंजर ट्रेन थी। 3 इंजन थे इसके अंदर। हाँ, एक तो था सिंध, एक सुल्ताना, और एक और था इसके अंदर साहिबा, साहिब। तीनों ट्रेन पहले पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। 3 इंजन थे, समझना है यहाँ पे। इसलिए चलाई गई थी ये ट्रेन ताकि भारत के अंदर जो कच्चा माल तैयार हो रहा है उस कच्चे माल को जितना जल्दी हो सके बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। और शुरुआत में जो कपास था और प्लस कोयला बंदरगाहों तक पहुंचाया गया। ये
ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। ये पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की लगभग थी और मुंबई से ठाणे तक ये ट्रेन चलाई गई थी। तो ये जानकारी लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट है, लिख लीजिए। अब समझना, यहाँ पे एक चीज को समझना और देखना। देखो, अभी हम किस वक्त कहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे 1853 या फिर 1857 तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ तक क्या क्या हो चुका है समझना। जो अंग्रेज थे हमारे देश में आए, नवाबों को अधीन किया, किसानों से लगान ली, बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए। ये सारी चीजें हो रही है। और होते होते जो भारत यूरोप के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 25% इकोनॉमी रखता था, वो देश आज तरस रहा है अनाज के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यापार था, जो ढाका जैसे शहर थे, वो शहर बर्बादी की ओर चले गए, लोग पलायन कर गए और सारा हमारा कच्चा माल ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। और हमने इस दौर में ये भी देखा कि एक ट्रेन चला दी गई है जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है मुंबई से ठाणे तक। कपास और कोयला बंदरगाहों तक ले जाया गया। अब ये क्या सिग्नल है हमारे लिए। और यहाँ पे एक चीज और देखना, 1857 की क्रांति होने के नजदीक है हम। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या 1857 की क्रांति सिर्फ इसलिए हुई थी कि उस बंदूक की गोली में गाय की चर्बी थी, जो मंगल पांडे का हम नाम सुनते हैं, क्या उस बंदूक की गोली में गाय की चर्बी थी, सूअर की चर्बी थी? तो क्या इसके कारण वो क्रांति हुई थी? तो इसका जवाब नहीं है कि ऐसा नहीं था। एक कारण था ये कि गोली में जो चर्बी थी वो थी, लेकिन हजार कारण दूसरे थे। उसके अंदर लड़ाई लड़ने वाले किसान थे, बुनकर थे, कारीगर थे, बढ़ई थे, सैनिक थे। इतने सारे एक साथ आना उस एक गोली के कारण नहीं आ सकते हैं, एक धर्म के कारण नहीं आ सकते हैं। इतनी सारी हमने चर्चा की, इसके कारण वो लोग आगे आए। लेकिन एक वर्ग था जो दूर था, और वो वर्ग था शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग को अभी भी लग रहा था कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन चलाई जा रही है, ये भारत के विकास के लिए, भारत को आधुनिक बनाने के लिए चलाई जा रही है। लेकिन यही शिक्षित वर्ग आगे चलकर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना करेगा, जो पूरा संगठन अंग्रेजों के खिलाफ होगा, विरोध में खड़ा होगा। ये क्यों हुआ था? हमारी अगली क्लास में इसको लेकर हम काफी गहराई से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।